में गोल्ड आया और पहला एथलेटिक गोल्ड ये देश के लिए है। बहुत सुनहरा भविष्य आने वाले वक्त में। और सहारा समय के साथ टोक्यो से ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे खुद जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। आनंदेश्वर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। 13 साल बाद जो कारनामा करके दिखाया है, उसके बाद क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी और सबको बधाई। दूसरी चीज ये कि इस बार जो एथलीट आए हैं हमारे, सबसे ज्यादा क्वालिफाई करके जी पहले मेरा ये 6वां ओलंपिक है, क्योंकि सिडनी ओलंपिक के बाद से लगातार सिडनी, एथेंस, बीजिंग, लंदन, रियो में डिप्टी मिशन था यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमारे खिलाड़ियों में जोश दूसरा था, दूना जोश था। और पहले हेलो जी जी आनंदेश्वर जी बोलिए। हाँ, पहले हम लोग आते थे केवल पार्टिसिपेट करने के लिए, और इस बार पूरे जितने खिलाड़ी आए उसके जोश था कि मेडल लेना है। कुछ बहुत चूक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया जी। किरेन रिजिजू जी ने नारा दिया था, फिट इंडिया, हिट इंडिया। और राज ठाकुर जी ने कहा था कि जो खुद ओलंपिक के पदाधिकारी हैं, तो एक तरह से पूरा भारतवर्ष प्रेरित कर रहा था। तो खिलाड़ियों में एक उमंग और जोश था। सवाल है कि उस जोश को बनाए रखे। हम आपको बता दें कि मैं कई पदक ओलंपिक पदकों से हमने चूक गए। गोल्ड मेडल रेसलिंग में भी हमारा मिल सकता था जी। तो जैसे चूक गए, जो मेडल और आ सकते थे। और बड़ा बात कर रहा था, सब जगह जा रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि भारत पर खेलों का स्वर्णिम अवसर आ रहा है। आनंदेश्वर जी, आपने थैंक यू के साथ शुरुआत की थी। थैंक यू तो आप लोगों का है, आभार आप लोगों का है, आप लोगों का संघर्ष है। और उसके बाद देखिए आज पूरा देश, आप लोगों के संघर्ष की वजह से पूरा देश आज एक अलग ही त्योहार मना रहा है। न देश में दिवाली है, न होली है, न गुरु पर्व है, लेकिन हर धर्म के लोग आज सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। ट्विटर पर आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि इतना बड़ा देश हमारा है और गिने चुने हमारे एथलीट्स जाते हैं, गिने चुने हमारे प्लेयर्स जाते हैं। आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स को लेकर देश में भविष्य सुनहरा है। बिल्कुल सुनहरा है। देखिए, जब तक हम ग्रास रूट पर नहीं जाएंगे जी। हम कहते हैं 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन 130 करोड़ में 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग खेलते हैं। हमारी सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन प्रणाली गलत है। हम फॉरेन पैटर्न में 2.5 साल के बच्चे को मेंटल एजुकेशन देते हैं, मेंटल रिक्रिएशन देते हैं, फिजिकल नहीं। फॉरेन में अगर 2.5 साल के बच्चे को अगर एजुकेशन में डालती है तो 60% फिजिकल एजुकेशन होता है और 40% मेंटल एजुकेशन होता है। हमारी नींव मजबूत नहीं हो पाती है। जितने भी प्लेयर आप चाहे देख लीजिए, रेसलिंग के हो, चाहे आपके बॉक्सिंग के हो, लिफ्टिंग के हो, इतने पुअर होने चाहते हैं जिनके घरों में एजुकेशन की कमी होती है। जब ये नेशनल पर आते हैं तो हम बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इनकी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, खेल मंत्री जी ने दिया कि गांव देहात के सारे बच्चे जितने आज 129 एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं, तो उसमें 90% गांव देहात के बच्चे हैं। इनके लिए शुरुआती दौर में हमें वो माहौल पैदा करना होगा। हमें वो बच्चों के अंदर शिक्षा देनी होगी उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। और स्पोर्ट्स शारीरिक क्षमता नापने का पैमाना है, ये आप आज समझ लीजिए। तो हम शुरू से जब बच्चों में नींव, पहले हम लोग छात्र वगैरह पढ़ते थे, 7 किलोमीटर पैदल जाते थे, गाँव में दौड़ते थे, ओला होता था, शिक्षा होता था, वो सब समाप्त हो गए। और नए नए कॉलेज खुल गए, केवल पढ़ाई कंप्यूटर साइंस से, तो हमारी जनरेशन जो है वीक आने लगी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि विदेशों में होता है शुरुआती दौर में। ओलंपिक 206 कंट्री खेलती है, 206 कंट्री में आप कितने आगे आ रहे हैं ये सोचिए
तो आपको अपने आप में गर्व महसूस करना चाहेंगे कि हमारे एथलीट बहुत अच्छा कर रहे हैं। आनंदेश्वर जी, इट्स माय प्लेजर कि आज के दिन मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि देश को मिली है और मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, क्योंकि लगातार आप तमाम खिलाड़ियों के साथ रहते हैं। एक लंबा संघर्ष आपने भी किया है, आपके बारे में भी मैं लगातार पढ़ ही रहा था। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इस बार टोक्यो में ओलंपिक हुआ, कहीं ना कहीं टोक्यो को बहुत लकी भी माना जाता है, वो पुराने आंकड़े जो हम देखते हैं, लेकिन इस बार एक अलग जज्बा हमारे खिलाड़ियों में देखने को मिला है। पहले दिन से ही हम सिर्फ और सिर्फ मेडल्स के लिए फाइट कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब किसी स्पर्धा में हमारे खिलाड़ी वहां पर अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज नहीं कराते। पिछले कुछ वक्त में जो माहौल बदला है, और अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में पूछना चाहूं कि इस बार टोक्यो ओलंपिक देश के लिए, भारत के लिए, स्पोर्ट्स के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा क्या? बिल्कुल होगा। अभी तक हम जो क्रिकेट वालों को केवल जितने हाईलाइट करते थे, आज मीडिया करती है। जी। इस प्रोजेक्ट के बाद हर गांव से, अभी मैं आप तो रवि का देख रहा था, हरियाणा के कैसे गांव जी, से आई, शानू को देखिए कैसे बैकग्राउंड से आई, बासिम वाले को देखिए, लवनीना को देखिए कैसे बड़े बैकग्राउंड से आई। निश्चित है कि चोपड़ा ने जर्मनी में मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, तो हम अपने देशी संसाधनों का उपयोग करें और जमीनी स्तर से स्पोर्ट्स को प्रभुत्व करें, तो निश्चित ही भारत एक बार, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे पास क्षमता की कमी नहीं है। आप देखिए ना, हरियाणा इतना छोटा सा 10-12 जिलों का, 20 जिलों का प्रदेश है, सारे मेडल उसी के झोली में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा वहाँ पर स्पोर्ट्समैन पैदा हो रहे हैं, तो क्यों नहीं और राज्य सरकार इतनी मेहनत कर रही है, क्यों नहीं उतनी सुविधाएं दे रही है कि उसके वहाँ भी खिलाड़ी पैदा है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में जो खिलाड़ियों के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, 4 साल की नौकरियां बन गए, तो हम हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को, राजनीतिक व्यक्तित्व अपनी जिम्मेदारी को समझे, निश्चित आने वाले समय में एक बहुत अच्छा भारतवर्ष के लिए गौरवशाली क्षण आएगा जब हम एक वर्ल्ड में एक अपनी अलग छवि स्पोर्ट्स में भी छवि बना पाएंगे। आनंदेश्वर जी, जो हमारे देश का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब हम इस तरह की बात कर पाए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पिछले 10 सालों में, 12 सालों में या 15 सालों में कितना बदलाव आपने महसूस किया? देखिए, मैं तो 20 साल से 20 का मतलब 91 से क्वेश्चन पे एशियन गेम में मैं टेक्निकल ऑफिसर का लगातार मैं देख रहा हूँ। हम लोग केवल बातें करते हैं, जमीनी हकीकत पर उतरने की कोशिश नहीं करते हैं जी। और हम अब क्या बताएं, अब छोड़िए इस बात को, लेकिन मुझे ये दुख है जी कि हम अब भी अपने टैलेंट को सर्च नहीं कर पा रहे, और जब तक हम इस दिशा में नहीं कदम बढ़ाएंगे तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिरमौर नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर जब कोई खिलाड़ी नेशनल स्तर पर चला जाता है, नेशनल में गोल्ड मेडल ले जाता है, तो उसके साथ सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन जहाँ वो ग्रास रूट पर बात आती है, जो प्री स्कूल के पीटी टीचर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होते हैं, जो खेलों में लाके इन खिलाड़ियों को कराते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो हमें वो गुरुकुल वाली जो प्रणाली होती है ना, जो प्रारंभिक शिक्षा देता है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको आकर भी देना चाहिए, तभी हमारा ज्यादा से ज्यादा टैलेंट उभर के आएगा। आनंदेश्वर जी, कहीं ना कहीं आपने जो बात कही मैं उसको समझ रहा था। कहीं ना कहीं दर्द भी है, ठीस भी है, और कहीं ना कहीं आप लोगों का संघर्ष इतना है, स्ट्रगल इतना है, आप जानते हैं परेशानी कहां पर है। यानी देश में देखिए कुछ ना कुछ बदलाव स्पोर्ट्स को लेकर आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है, सकारात्मक देश हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक देश हमारा हमेशा से है, लेकिन अब भी गुंजाइश बहुत सारी है। जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर हमें काम करने की जरूरत है, जिन दिशाओं पर हमें मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम टैलेंट कहाँ से है, और गांव के अंदर जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके अंदर इंडोरेंस होती है, स्पीड होती है, स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो 100 किलोग्राम का, 50-50 किलोग्राम का बोझा ढोके और
2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चलता है। तो हमें अगर स्पोर्ट्स में केनिया जैसे छोटा देश देखिए, आज 4x400 की रिले हो रही थी, फिर इससे वो 25 मीटर 10 मीटर से ज्यादा लीड कर रही थी, यूएसए उससे पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे हमें अपने गांव देहात के बच्चों को जहाँ नेचुरल टैलेंट है वहाँ पर हमें एकेडमी खोलनी चाहिए, वहाँ उनको ट्रेनिंग की सुविधा देनी चाहिए, वहाँ उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और न कि केवल शहरों में स्टेडियम बना दीजिए, शहरों की सुविधा दे दीजिए। वहाँ पे कोई आता नहीं, वहाँ के पेरेंट्स को केवल अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाना चाहते हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं, इसको मिलकर इसमें चर्चा करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल सहारा ने जो स्टार्ट किया था वो खुद एक स्पोर्ट्स बन रहे हैं, तो आप लोग इसकी शुरुआत कीजिए, नई क्रांति की शुरुआत कीजिए, और कैसे स्पोर्ट्स बने इसमें चर्चा कीजिए, विशेषज्ञों को बुलाइए। और निश्चित है कि जब मीडिया अपने जागरूकता अभियान चलाएगी तो निश्चित है कि भारतवर्ष में एक नई खेल क्रांति आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आनंदेश्वर जी, सहारा इंडिया परिवार ने हमेशा से स्पोर्ट्स को लेकर एक अलग मुहिम हमेशा से चलाई है। और आनंदेश्वर जी, क्योंकि देखिए अब हम, क्योंकि पूरी दुनिया, पहले स्पोर्ट्स को लेकर देश में इतना पॉजिटिव माहौल नहीं था। कई अभिभावक, कई पेरेंट्स खुद ये कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, कहां खेल कूद में लगे हुए हो। लेकिन इस माहौल में, इस एटीट्यूड में भी चेंज महसूस किया है क्या आपने? बिल्कुल, अब महसूस हो रहा है। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, 91 में देवरिया से और दिल्ली तक खेल यात्रा निकाली थी जी। तो ये आपके गाजियाबाद में आपका सहारा का जो हेड था, खुद सहारा 3 ने वेलकम किया था, मलदम ने भी वेलकम किया था, और दिनेश श्रीवास्तव जी उसमें एडिटर होते थे, एडिटर इन चीफ होते थे। तो हमने ये देखा है, और खुद 71 में जब सहारा सिंह ने क्रिकेट गोरखपुर में कराई थी। तो ये सब बहुत सी बातें हैं, और निश्चित ही हमें स्पॉन्सर और जो बड़े लोग हैं, का फंड है, सब कुछ जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स कोटे में जॉब देने की बात करती है शुरू से है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम केवल शिकायत करके कुछ दिनों के बाद शांत हो जाते हैं। तो हमें सतत प्रयास करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहा खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। उनका नारा आज काम कर रहा है, और भारत अपना निश्चित आगे बढ़ता जा रहा है। आनंदेश्वर जी, इट वॉज माई इमेंस प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। आपने आज के दिन हमें वक्त दिया, कई महत्वपूर्ण बातें आपने की। पूरा देश जश्न मना रहा है, और कहीं ना कहीं इन प्रतियोगिताओं से जुड़े जितने भी संघ हैं वो लगातार जिस तरह का स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि देश में एक माहौल अलग था, अब देश में माहौल अलग है। बहुत शुक्रिया आनंदेश्वर जी, बहुत धन्यवाद आपका सहारा समय से बातचीत करने के लिए। फिलहाल जश्न अभी बाकी है, क्योंकि अब देश में माहौल अलग है। बहुत शुक्रिया आनंदेश्वर जी, बहुत धन्यवाद आपका सहारा समय से बातचीत करने के लिए। फिलहाल जश्न अभी बाकी है,